राहुल गांधी की एंट्री, हरियाणा में बीजेपी बेचैन, योगी देंगे पीओके। योगी आदित्यनाथ पाक ऑक्युपाइड लेकर देने जा रहे हैं, ऐसा वादा उन्होंने किया है। और हुड्डा शैलजा एक हो गए हैं, ऐसा दिख रहा है तस्वीरों में, मंच पर, हर जगह। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा में बीजेपी थोड़ी बेचैनी की स्थिति में आ गई है। राहुल गांधी ने सभा की है और सभा जोरदार रही है। 2 सभाएं की हैं, पार्टी को एकजुट किया है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कुमारी शैलजा, भूपेंद्र हुड्डा एक साथ दिख रहे हैं। एक और सभा में बाकी नेता भी सब साथ दिखे हैं। हालांकि रणदीप सुरजेवाला इन दोनों सभाओं में मुझे तो नजर नहीं आए, लेकिन वो चुनाव, उनकी टाइमलाइन देख रहा था, वो चुनाव प्रचार में बिजी हैं। मगर आज बात हम शुरू करेंगे योगी आदित्यनाथ से। योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हैं, आप सबको पता है, महंत हैं नाथ संप्रदाय के, आपको सबको पता है। और आग्नेय भाषण के लिए जाने जाते हैं, यह भी आपको पता है। लेकिन कई दफा जब बात करते हैं तो उसको सैद्धांतिक लबादा में मिला करके वो बात करते हैं। वो बुलडोजर चलाने के लिए भी जाने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता, नहीं फैसला देता, वो रहने दीजिए, लेकिन उनका एक समर्थक वर्ग है जो बुलडोजर से ही न्याय होता देखना चाहता है और दूसरे को कहता है कि हमको फॉलो करिए। इसी बीच में हुआ यूं कि जम्मू कश्मीर में 2 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। और 2 चरण के चुनाव के बाद अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को याद आया कि योगी आदित्यनाथ का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन तीसरे चरण में भी जो चुनाव होने हैं, इस चुनाव में योगी आदित्यनाथ के इस्तेमाल का कारण क्या है, क्यों योगी आदित्यनाथ को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब लोग छानबीन करने में लगे हैं कि ऐसा क्या है। योगी आदित्यनाथ को इतने देर में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, पहले क्यों नहीं इंट्रोड्यूस किया गया, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अभी क्यों आया है। दरअसल जम्मू कश्मीर की सियासत को देखें तो जम्मू में जो जिन सीटों पर चुनाव होने हैं, उन सीटों पर बीजेपी को लग रहा है कि थोड़ा पोलराइजेशन होने चाहिए। हालांकि पहले भी ऐसी सीटें रही हैं जम्मू में जहां पर कि योगी आदित्यनाथ के आग्नेय भाषण की आवश्यकता हो। लेकिन योगी आदित्यनाथ को न तो हरियाणा में न तो जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल किया जा रहा था। माना यह जा रहा था कि भाई अमित शाह को अपनी कुर्सी हिलती दिख रही है, तो कहीं योगी आदित्यनाथ का एलिवेशन न हो जाए, सत्ता में आरोहण न हो जाए, वो पूरी पार्टी में नंबर 2 बन करके सामने ना आ जाए। तो अमित शाह गेम कर रहे थे, ऐसी चर्चा है। तो लेकिन गेम गेम होता है और प्रभाव प्रभाव होता है। चाहे जो भी हो, देश में अगर बीजेपी के बीच किसी नेता की डिमांड रही है तो नरेंद्र मोदी की रही है, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ की रही है, उसके बाद अमित शाह तो जबरन पहुंच जाते हैं सब जगह। उनकी डिमांड कोई रहती हो ऐसी बात नहीं है, डिमांड तो योगी मोदी की रही है। लेकिन अब थोड़ी सी फिजा बदली है, तो नरेंद्र मोदी की चमक खत्म हुई, मैजिक तथाकथित खत्म हुआ। तो अब क्या किया जाए, तो बीजेपी के थिंक टैंक ने सोचा कि नरेंद्र मोदी प्रभावी हो ही नहीं रहे हैं, अमित शाह प्रभावी हो ही नहीं रहे हैं, और चुनाव भी हाथ से निकलता दिख रहा है। तो ऐसे में क्यों न योगी को भी नाथ दिया जाए। नाथ संप्रदाय के योगी को नाथ देना मतलब हार की जिम्मेदारी, संभावित हार की जिम्मेदारी से अमित शाह, नरेंद्र मोदी क्यों खुद नाथे जाएं, योगी को भी नाथ दिया जाए, ये मैं कह रहा हूं। तो इस कोशिश में योगी आदित्यनाथ जी इंट्रोड्यूस हुए। अब योगी जाए तो कुछ तो
बकलोली करेंगे ही। इन्होंने कहा कि हम सत्ता में आते हैं तो पीओके जो है बहुत जल्द हिंदुस्तान का होने वाला है। ये बहुत पहले भी 2019 से पहले भी कह रहे थे कि सत्ता में आएंगे तो हम करेंगे। केंद्र की सत्ता, राज्य की सत्ता, पता नहीं जम्मू कश्मीर की सत्ता मिल जाएगी तो ये पीओके कैसे लेंगे, हमें तो नहीं मालूम। केंद्र की सत्ता मिली हुई है, इतने देशों में डबल इंजन की सरकार है, तब तो पीओके ले नहीं पा रहे हैं। केवल चुनाव के समय में पीओके करते हैं। और पीओके लेना भी है कि नहीं लेना है, इसका शगुफा छोड़ते रहना, ये भी बड़ा सवाल है। एक कश्मीर तो संभाल नहीं रहा है, अब पाक अधिकृत कश्मीर को कैसे संभालेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। अमित शाह कह रहे थे कि नेहरू के कारण जम्मू कश्मीर हाथ से पाक पीओके चला गया, नेहरू के कारण कश्मीर की समस्या हो गई। तो नेहरू के कारण जम्मू कश्मीर इंडिया में आया, वरना वल्लभ भाई पटेल जी तो चाहते थे छोड़ो ये मुस्लिम आबादी लेके क्या करेंगे, हम हिंदू राजा मुस्लिम आबादी क्या करेंगे। वो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी पंडित थे, उनको उस मिट्टी से प्यार था। उन्होंने जम्मू कश्मीर को जब अपने साथ जोड़ने का मौका देखा तो राजा हरि सिंह को वाला प्रकरण हुआ और आज जम्मू कश्मीर हमारे साथ है। लेकिन इतिहास को अपने आईने से देखना है और दिखाना है, वो चीजें चल रही हैं। मैं आपको योगी आदित्यनाथ की बाइट थोड़ी सुनाता हूँ, पीओके लेकर रहूंगा आने वाला है, इस तरह की बाइट है। मैं आपके सामने उस बाइट को रखता हूं, तब फिर आगे बात को बढ़ाता हूं। जम्मू कश्मीर यहां पर चुनाव के माध्यम से दुनिया के अंदर जो संदेश गया है, जो ये लोग कभी राहुल गांधी के रूप में, कभी किसी अन्य रूप में जम्मू कश्मीर के बारे में, भारत के बारे में दुनिया के अंदर दुष्प्रचार करते थे, उसका जवाब जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव दे रहा है। भारी संख्या में मतदाताओं का मतदान के लिए उमड़ना चुनाव के प्रति उनके रुझान को दिखाता है कि उन्होंने परिवारवादी राजनीति को, विभाजनकारी राजनीति को तिलांजलि दी है और वे आज जम्मू कश्मीर के अंदर एक लोकतांत्रिक सरकार चाहते हैं और लोकतांत्रिक सरकार के माध्यम से विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की सजग प्रहरी के रूप में काम करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी, याद रखना पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। और यही तो हलचल है पाकिस्तान में। वे अपने लोकतंत्र को बचा नहीं पाए, उनको अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है और मशक्कत करते करते आज पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच गया है कि वहां पे 1 किलो आटा के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे, भारत में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर देता है। जीवन ज्योति बीमा योजना हो या जीवन सुरक्षा बीमा योजना। चलिए, इनका भाषण तो अभी और लंबा था चलता, लेकिन हम आपके दिमाग पर ज्यादा जोर देना नहीं चाहते। हम तो सिर्फ यहाँ फोकस कर रहे हैं कि इनके लच्छेदार भाषणों में जो अहम बात है वो है कि पीओके भी जम्मू कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है। अब इस भाषण पर कितना भरोसा किया जाए? जो कश्मीर है वो संभल नहीं रहा। जम्मू कश्मीर में आप उसका स्टेटहुड छीन करके बैठे हुए हैं। ये हालात देख के पीओके क्यों आएगा जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनने? जम्मू कश्मीर को राज्य का भी दर्जा हासिल नहीं है। देश में इकलौता ऐसा स्टेट है जम्मू कश्मीर जहां की इसका राज्यत्व स्टेटहुड छीना गया। तो ये बात क्या पीओके की पब्लिक को पता नहीं है?
तो पीओके में जो वहां की सरकार के खिलाफ गुस्सा है और इस वजह से वो लोग सोचते हैं काश हम जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा होते, और उनको जो वहां की तानाशाही के खिलाफ संघर्ष करना है और वो कर भी रहे हैं, तो वो लेकिन भारत के साथ जुड़ने के प्रति, जम्मू कश्मीर के का पार्ट होने के प्रति वो लालायित हो, इसके लिए तो वातावरण भी बनाना होगा। आप लोग तो मुसलमान का नाम लेते ही उनको जिहादी बोल करके पुकारते हैं। भाई पीडीपी के लोगों को आतंकवादी बताते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को आतंकवादी बताते हैं, इवन कांग्रेस के लोगों को भी बताते हैं। आपको छोड़ के सब का सब आतंकवादी है, देश विरोधी है, आप ही एक तो देशभक्त हैं। तो आज मैं ऐसे ही किसी गोदी कही जाने वाली, मानी जाने वाली मीडिया में बैठा था, बहुत सारे इसी तरीके से सवाल आए मेरे पास। योगी आदित्यनाथ पीओके लेना चाहते हैं तो अपोजिशन को दिक्कत क्यों हो रही है, और बाकी जो पैनलिस्ट होते हैं बीजेपी के होते हैं वो लोग एकदम आतंकवादी बता रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस और तमाम चीजों। मैंने एक सिंपल सा सवाल रखा जो अपने दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं, किस्सा के हिसाब से इसको लीजिए। मैंने कहा कि ठीक है, बीजेपी ये घोषणा कर दे कि इस चुनाव के बाद हम किसी ऐसे जिहादी, आतंकवादी, देश विरोधी और जो जो आप बोलते हैं, ऐसी पीडीपी से, ऐसी एनसी से, ऐसी जमायते इस्लामी से, ऐसे राशिद इंजीनियर और उनके साथियों से हम कोई समर्थन नहीं लेंगे। बीजेपी ऐसी घोषणा कर दे, लेकिन थोड़ी देर में कश्मीर से कश्मीरी पंडित के रूप में बैठते हैं और बीजेपी के लिए बोलते हैं। ऐसे एनालिस्ट ने पूरा विश्लेषण रख दिया, कहा कि उमर फारूक ने एक बयान दिया है कि कांग्रेस के नेता कश्मीर पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जम्मू में तो प्रचार ही नहीं कर रहे हैं। तो और उसमें उन्होंने एक थ्योरी दी, बताया कि उमर अभी से हमला करने लगे हैं और चुनाव के बाद उमर फारूक बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले हैं और कांग्रेस के साथ इनकी निभेगी नहीं। फिर मैंने कहा यही तो मैं कह रहा हूं कि बीजेपी इस बात की घोषणा कर देना कि उमर फारूक देश विरोधी है, जैसा बोलते हैं, घोषणा नहीं करे तो बोलते ही हैं, ये घोषणा कर दे कि इस देश विरोधी और देश तोड़ने वाले ये जो पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, परिवारवाद है, ये जो 3 परिवार ने देश को बर्बाद कर दिया है, जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया, ये बातें जो बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह सब लोग रोज बोलते आए हैं, तो साथ साथ ये भी बोल दीजिए इन ऐसे लोगों से मैं आइंदा कभी कोई पॉलिटिकल गठजोड़ नहीं करूंगा, कोई गठबंधन की सरकार नहीं बनाऊंगा, पीडीपी की सरकार साथ हमने सरकार बनाई उसके लिए माफी मांगता हूं, और आगे से कोई सरकार पीडीपी, जमायते इस्लामी, एनसी, किसी भी ऐसे लोगों से नहीं बनाऊंगा जिसको हम इस तरीके से पेंट करते हैं कि वो देश के विरोधी है, आतंकवादियों के समर्थक है। लेकिन मजाल है कि कोई बात निकल आए इस किस्म से, घिग्गी बंध जाती है। और बीजेपी के नई नई प्रवक्ता है, कांग्रेस से गई हैं बीजेपी में, उसने मेरे कॉल पर, मेरे प्रश्न पर कहा कि मैं कहती हूं, मैं विश्वास दिलाती हूं कि किसी भी देश विरोधी पार्टी से बीजेपी मिलकर सरकार नहीं बनाएगी। बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब सरकार बना लेगी तब कहेंगे कि ये देश विरोधी नहीं है, इसको हम और इन दोनों को छोड़ के बाकी सब देश विरोधी है। ऐसा ही तो बीजेपी कहती थी कि भ्रष्ट लोगों के साथ हम सरकार नहीं बनाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, जीरो टॉलरेंस रखेंगे। लेकिन जिसको भ्रष्ट कहते थे उसको सरकार बनाने में कितना समय लगा, इस पर मैं वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, आप सबको पता है। तो राजनीति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये महत्वपूर्ण है। और जो चुनाव के समय में जो बातें मुद्दा के तौर पर रखी जाती हैं, बताई जाती हैं, कौन उन मुद्दों के प्रति गंभीर है, कौन किसी मुद्दे पर जो आवाज है वो आवाज चुनावी है
या फिर कोई विश्वसनीय है बात है, इसको भी समझने की आवश्यकता होती है। तो क्या योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं कि हम पीओके भारत में ला देंगे, मिला देंगे, क्या है आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से ये बात कहवाइए, अमित शाह से ये बात कहवाइए कि पीओके को हम बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाने वाले हैं। टाइम फ्रेम भी बता दीजिए, 1 महीना में, 2 महीना में के चुनाव के तक बोल रहे हैं, या चुनाव बाद बात खत्म, या अगले चुनाव से आने तक हम कर देंगे। कुछ तो बताएंगे, तब तो विश्वास होगा कि आप पीओके को हिंदुस्तान में जोड़ने वाले हैं। ये बातें जो योगी आदित्यनाथ के मुंह से कहवाई जा रही है, कही जा रही है, इसको बहुत समझने की आवश्यकता है। चुनावी फिजा को हिंदू मुसलमान में बांटने के लिए, उसमें राष्ट्रवाद का पुट डालने के लिए, केवल हम ही राष्ट्रवादी हैं और बाकी दूसरे राष्ट्र विरोधी हैं। हालांकि राष्ट्रवाद और देशभक्ति में बहुत फर्क होता है। मैं तो बार बार कहता हूं, मैं अपने आप को कभी राष्ट्रवादी नहीं कहता। खबरदार जो मुझे कोई राष्ट्रवादी कहेगा। मैं देशभक्त हूं, राष्ट्रवादी नहीं हूं। मैं अंतरराष्ट्रीयतावादी हूं, मैं मानवतावादी हूं, देशभक्त हूं, समाजवादी हूं, लोकतांत्रिक हूं, सबका सम्मान करने वाला हूं, सांप्रदायिक सौहार्द पर यकीन करता हूं, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति यकीन करता हूं, और यही मेरी अपेक्षा रहती है बाकी सबसे, कि इसी तरीके से सोचा जाए। नहीं भी सोचे तो ईश्वर उनका भला करे, लेकिन हमारी कोशिश होती है। लेकिन मैं राष्ट्रवादी नहीं होना चाहता, नहीं कहलाना चाहता। मैं टैगोरवादी हूं। रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने हमेशा राष्ट्रवाद का विरोध किया। मैं स्वामी विवेकानंद की तरह देशभक्त हूं, महात्मा गांधी की तरह देशभक्त हूं, आम आदमी की तरह, किसान गरीब मजदूरों की तरह देशभक्त हूं। यही अपेक्षा सबके साथ भी रहती है। लेकिन थोड़ा सा मैं लौटता हूं, एम्फेसाइज करना पड़ जाता है कई बार, बिंदुओं को साफ करने के लिए, विचार को भी साफ करने के लिए स्पष्टता देने की जरूरत होती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस चुनाव में इतनी देर से क्यों हुई योगी आदित्यनाथ की एंट्री? इसका क्या मतलब है? इसका साफ मतलब है बीजेपी करारी हार की ओर बढ़ रही है। मोदी और शाह को जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, और इसके लिए अब एक तीसरा योगी आदित्यनाथ को इंट्रोड्यूस किया गया है। योगी आदित्यनाथ को हरियाणा भी लाया जाएगा, क्योंकि सबने देख लिया है कि नरेंद्र मोदी की सभा में, हरियाणा में 2 सभाएं हुई, दोनों में कोई भीड़ नहीं जुटी। कोई भीड़ का मतलब 2 तरह से भीड़ देखते हैं। एक देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जिसको अपने कद का मानते हैं, उनकी सभा में कितनी भीड़ आ रही है। एक तरीका ये होता है, उससे कम है कि ज्यादा है कि लगभग बराबर है, कि चलो ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि पहले जब हम यहीं पर सभा कर रहे थे तब कितनी भीड़ आया करती थी, आज हम जब यहीं पर सभा कर रहे हैं तब कितनी भीड़ आ रही है। इन दोनों पैमानों पर देखा जाए तो राहुल गांधी इज वेल अहेड ऑफ नरेंद्र मोदी, एंड नरेंद्र मोदी इज वेल बिहाइंड ऑफ राहुल गांधी। ये साफ तौर पर नजर आ रहा है भीड़ के मामले में, पॉपुलैरिटी के मामले में। और जब वो सर्वे वाले जो सर्वे बताया करते थे, इसका मैं बहुत पहले जिक्र करता था, थोड़ा याद दिला देता हूं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी से कम थी उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े प्रदेश में। यानी राहुल गांधी ज्यादा पॉपुलर थी, और ये बेईमान सर्वे वालों ने इन तथ्यों को छुपाए रखा। लोकसभा चुनाव के दौरान नहीं बताया कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से ज्यादा पॉपुलर हैं। और आज भी ये समझ लीजिए
कि पूरे देश में पॉपुलैरिटी का फिगर मापने और बताने की हिम्मत सर्वे करने वालों की नहीं हो रही है। अगर उनको, क्योंकि वो सब तमाम बातों का सर्वे करते ही रहे हैं, ये पॉइंट कैसे छूट जा सकता है? क्योंकि ये तो विदेश से आंकड़े ला करके बोलते हैं दुनिया में सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दुनिया में सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही देश में डिसपॉपुलर हो गए हैं, और इसके आंकड़े आपके पास हैं। सर्वे करने वाली एजेंसियां काम लेने के चक्कर में, पैसा लेने के चक्कर में बहुत सारे सर्वे का काम मिलता रहे बीजेपी से, सरकार से, स्टेट में, देश में, और हमारा कारोबार चलता रहे, बढ़ता रहे, इसके लिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी को नाखुश करना नहीं चाहते, और इसीलिए वो उस सर्वे के आंकड़े नहीं बता रहे। सर्वे तो कर रहे हैं कि मोदी की पॉपुलैरिटी ज्यादा है कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी ज्यादा है, लेकिन बता नहीं रहे। लेकिन उससे क्या होता है, वक्त आता है तो पता चल जाता है। आपने नहीं बताया उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ज्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन चुनाव परिणाम तो बता दिया। चुनाव नतीजे उत्तर प्रदेश में बता रहे थे कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से ज्यादा पॉपुलर थे। राहुल गांधी दक्षिण के ज्यादातर स्टेट्स में नरेंद्र मोदी से ज्यादा पॉपुलर रहे। अब जो भी सर्वे आए, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इन सब जगहों पर राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी नरेंद्र मोदी से ज्यादा है, पहले भी ज्यादा है, और अभी कोई सर्वे करके बता ही नहीं रहा। जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी नरेंद्र मोदी से ज्यादा है। सर्वेयर नहीं बता रहे हैं तो क्या बात सामने नहीं आएगी? आ रही है, सभाओं में ये बात सामने आ रही है। अब मैं वहां पर लौटता हूं कि सभाएं जो होती हैं उसमें पॉपुलैरिटी का पता चलता है, सभा सफल रही, इसको दो तरीकों से जो मापते हैं। एक, यहां पर हम देखेंगे कि राहुल गांधी से ज्यादा भीड़ जुटेगी, तब हम मानेंगे नरेंद्र मोदी की सभा सफल रही। अगर राहुल गांधी की भीड़ नरेंद्र मोदी की सभा से ज्यादा है तो कैसे बोलें कि नरेंद्र मोदी की सभा सफल हो गई? सभा तो फिर राहुल गांधी की सफल हो रही है। अगर 11 साल पहले नरेंद्र मोदी को हरियाणा में वही कुरुक्षेत्र इलाके में रैली करने पर लाखों लोग देखा करते थे, सुनने आया करते थे, और आज उनके मुताबिक भी 10,000 लोग नहीं आ रहे, तो कौन है? ये पैमाना बता रहा है कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत गिर गई है। और जब नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी गिर गई तो बीजेपी की बचेगी, क्योंकि सेकंड लाइनर कोई नेता ही नहीं है पार्टी को संभालने के लिए। मोदी शाह को एक ही करके लोग देखते हैं। अब रह गए योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ जब अपने प्रदेश में लोकसभा का चुनाव हार गए और इंडिया गठबंधन 37 सीटें लेकर के बीजेपी से आगे रहा, बल्कि ज्यादा ही, गठबंधन में 40 भी क्रॉस कर, मैं आंकड़ा भूल रहा हूं, तो आप ये समझिए बीजेपी 32-33 सीटों पर आ गई, तो आप क्या कहेंगे इसको? ये जो योगी आदित्यनाथ अपने प्रदेश में बीजेपी को हराने के जिम्मेदार भी ठहराए गए, इस्तीफा भी मांगा जा रहा था बीजेपी में, और लेकिन टोपी ट्रांसफर हो रहा था। लोग कह रहे थे कि मोदी जिम्मेदार है, योगी कह रहे थे हम कैसे जिम्मेदार है, टिकट तो हमने दिया नहीं। योगी तरह तरह से बातें कर रहे थे, ये अंदर की बातें चली। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ फूके हुए कारतूस हैं। ये क्या बीजेपी को जम्मू कश्मीर में वोट दिलाएंगे? ये जुमला फेंक सकते हैं, जुमला फेंकते हैं। फेंका है कि पीओके आने वाला है जम्मू कश्मीर में, अच्छे दिन आने वाले हैं टाइप से पीओके आने वाले हैं। कब आएंगे, कैसे आएंगे? पाकिस्तान हाथ में दे देगा, बुला करके पैर में रख देगा, लो पीओके, हम तो डर गए हैं आपसे, ले जाइए। ऐसे होगा कि हमला करके उसको अपने साथ लाना होगा।
कि पीओके का एक हिस्सा चाइना भी कब्जा करके रखा है, चाइना से हाथ जोड़ेंगे कि छोड़ दीजिए। कौन सा तरीका होगा कि पीओके आएगा भारत में? लेकिन इनको इन बातों से मतलब नहीं है कि पीओके भारत का हिस्सा हो। इनको मतलब है कि हम शिगुफा छोड़ें और इस पर रिएक्शन हो, और रिएक्शन से हम पोलराइजेशन करें। जम्मू कश्मीर में 370 करते करते हालत ये हो गई है कि अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं, जम्मू में भी बीजेपी जबरदस्त तरीके से हारने जा रही है। जम्मू में भी, कश्मीर तो छोड़ ही दीजिए, कश्मीर में तो बीजेपी का खाता ही नहीं खुलना है। जम्मू में भी ये डबल डिजिट क्रॉस कर लें तो बोल मानेंगे कि उपलब्धि है। अब ये 2 चरण के चुनाव के बाद मैं कह रहा हूं, मैं ये बात पहले नहीं कह रहा था, लेकिन अब कह रहा हूं कि डबल डिजिट पार कर लेंगे, हमें भी लगता है पार कर लेंगे, लेकिन उसी पर संतोष करना पड़ेगा। मैं आज महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर में बीजेपी चौथे नंबर की पार्टी बनने जा रही है। चौथे नंबर की लिख लीजिए। बीजेपी से ज्यादा सीटें आपको पीडीपी की आ जाएंगी। ये मेरा आकलन है, मेरा मानना है। एकदम से बुरी तरह हार रही है बीजेपी। और हरियाणा में क्या हो रहा है ये समझने समझाने की आवश्यकता है क्या? हरियाणा में क्या हो रहा है ये सबको दिख रहा है। अब मैं थोड़ा सा हरियाणा में आने से पहले थोड़ी राहुल गांधी की बाइट छोटी छोटी मैं सुनाना चाहता हूं। हालांकि आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, लेकिन विषयवार बात करने के लिए जरूरी है कि बाइट के उस हिस्से को सुना जाए। क्षमा कीजिए, ये विजुअल है, मैं बाइट आपको सुनाता हूं। स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? काले कानून लाते हैं। हरियाणा के किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, आपको सही एमएसपी नहीं मिलेगी, बेरोजगारी है, महंगाई है, सारी की सारी प्लानिंग 10-15 लोगों के लिए होती है। हम सब की सरकार बनाएंगे, किसी एक की सरकार नहीं होगी, पूरे हरियाणा की सरकार होगी। मैं आपको शुरुआत की बात कर रहा हूं। पहला कदम, महिला शक्ति, 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को और 500 रुपए का गैस सिलेंडर। दूसरा कदम, जो 2 लाख वैकेंसीज सरकार में आज खाली पड़ी है युवाओं के लिए, हम वो भर के आपको दे देंगे। किसान को एमएसपी गारंटी करके हरियाणा की सरकार देगी, और जो आपका बीमा का पैसा है, जैसे ही नुकसान होगा उसके एकदम बाद आपको बीमा का पैसा मिलेगा। गरीबों के लिए घर, 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख रुपए 2 बेडरूम के घर के लिए, और 300 यूनिट फ्री में बिजली। हरियाणा एक साथ लड़ेगा, सबकी सरकार बनेगी, खुशी से बनेगी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। ये बाइट हमने सुनाई ये बताने के लिए कि राहुल गांधी ने जो उस भाषण के उस पक्ष को अभी हम चर्चा नहीं कर रहे, जिस पर हमने अलग से एक बुलेटिन किया कि कैसे बेरोजगारी को उन्होंने इनोवेटिव तरीके से मुद्दा बना दिया। कैसे जब वो भाषण दे रहे थे तो पूरा पंडाल और उसके आसपास दूर दूर तक फैले हुए लोग पिन ड्रॉप साइलेंस जिसको बोलते हैं उस तरीके से खड़े थे, कोई आवाज नहीं, सब खामोशी से सुन रहे थे, गमजदा थे, आंखों में आंसू थे। ऐसे अवसर कम आते हैं राजनीति में, उसका जिक्र मैंने पर्याप्त किया। लेकिन ये जो आपके सामने वीडियो मैंने दिखाया, वो अंश दिखाया राहुल गांधी के भाषण का, इसमें वो हरियाणा की जनता से कुछ कमिटमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें गैस सिलेंडर 500 रुपए में देना, 2 लाख नौकरी जो भरी जानी थी और भरी नहीं गई उसको भरना, सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। हरियाणा में 2 लाख सरकारी नौकरी अभी पद खाली है, उसको भरने का भरोसा दिया गया है। इसके अलावा किसी को जमीन का प्लॉट देना गरीबों को, और भी बहुत सारी जो आपने सुना वो वादे किए गए हैं, दोहराए गए हैं, ये सब उनके घोषणा पत्र में शामिल है। लेकिन एक बात जो बहुत डंके की चोट पर कही राहुल गांधी ने, जिसके लिए मैंने ये वीडियो सुनाया, ये बाइट सुनाई, वो ये कि
कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस क्लीन स्वीप करने जा रही है, कांग्रेस की आंधी नहीं लहर चल रही है। ये बात जो राहुल गांधी कर रहे हैं, राहुल गांधी के बयान को मैं थोड़ी सी गंभीरता से लेता हूं, किसी अन्य नेता के बढ़ चढ़कर किए जाने वाले दावे से थोड़ा अलग देखता हूं। हालांकि इनकी बात भी गलत हुई है, लोकसभा चुनाव में इन्होंने 160 सीटें बीजेपी को आने की घोषणा की थी, अनुमान लगाया था, और लेकिन हम भी जानते हैं कि 79 सीट्स जो प्रभावित हुए, 5 करोड़ वोट्स ज्यादा या कम पड़ने, 5 करोड़ वोट्स जो अतिरिक्त डाले गए, 11-11 दिन बाद बताया जाता था कि कितने वोट पड़े, उन 5 करोड़ वोट के कारण ये जो 79 सीट्स का फर्क पड़ा। अगर वो सीटें अगर गलत तरीके से उस वहां चुनाव हुए हैं, निर्णय हुए हैं, तो राहुल गांधी ने 160 का फिगर बहुत सही बताया था, 240 बीजेपी के पास है, उस 79 को जोड़िए तो 239 होता है, एग्जैक्ट सही अनुमान था राहुल गांधी का। तो यहां पर जो राहुल गांधी दावा कर रहे हैं, ये दावा एक कांग्रेस जनों में विश्वास तो है ही, राहुल गांधी की बात पर जिनको विश्वास है उनको भी ये बातें सही लग सकती हैं, और खास करके बीजेपी को ये बातें ज्यादा सही लगेंगी, क्योंकि बीजेपी को के पास तो एक तो अपना उनका अनुमान है, उनकी सर्वे कंपनियां बता रही हैं, व्यक्तिगत तौर पर बड़े बड़े नेताओं, विधायकों या जो भी थोड़ा दमदार दखल रखते हैं, उन सब के पर्सनल सर्वेयर्स हैं जो बता रहे हैं कि आपकी पोजीशन क्या है, और सब सहमे हुए हैं कि हरियाणा में तो अब लगता है कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी की बातों पर भरोसा या राहुल गांधी की बातों से डर अगर किसी में हो रहा है, बेचैनी किसी में हो रही है, तो वो बीजेपी है, और बीजेपी के नेता हैं जिनको लग रहा है कि राहुल अगर बोल रहे हैं और वो सच के करीब बोलते हैं, तो इसका मतलब हमारी हालत सचमुच पतली है, और सर्वेयर्स जो रिपोर्ट दे रहे हैं उसकी पुष्टि हो रही है। ये बीजेपी में बेचैनी जो है उसका कारण मैं बता रहा हूं, हमने हेडलाइन लगाई है ना, हरियाणा में बीजेपी बेचैन, हरियाणा में राहुल की एंट्री, बीजेपी बेचैन और योगी पीओके देने वाले हैं, ये हेडलाइन हमने लगाई है। उसको जस्टिफाई करने के लिए मैंने ये बात बताई, समझाने के लिए बताई कि आप इसको समझिए और देखिए। अब मैं आपको एक और बाइट सुनाना चाहता हूं राहुल गांधी की, जो सुनेंगे तो एक पायदान और हम आगे बढ़ के बात करते हुए आपसे देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी प्रतिक्रिया ले लेते हैं आप सबकी। देखिए, विधि जी लिख रही हैं कि इस तरह से जम्मू कश्मीर के भारत में विलय हुआ सर, नेहरू जी कूटनीति से काम ना लेते तो भारत का हिस्सा जम्मू कश्मीर कभी न बन पाता। विधि जी, इसका जो एक बड़ा पहलू है, बड़े कैनवास पर जो हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर वाले मोर्चे पर, यानी पाकिस्तान वाले मोर्चे पर जो अस्थायी शांति हासिल की गई, उसी का नतीजा था कि देश के बाकी रियासतों का शांतिपूर्ण विलय हो सका, वरना युद्ध में अगर उलझते तो देश बिखर जाता। इसकी कल्पना कोई नहीं करता है। जम्मू कश्मीर बोलते हैं और केवल कांग्रेस को दोष देना है तो तरह तरह की कहानियां बना करके दोष देते हैं। अरविंद त्यागी जी कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, अपनी बेटी से बातचीत कर रहे हैं। मैं आगे आता हूं प्रतिक्रिया लेने के लिए। मोहम्मद आलम जी, आदाब सर, योगी is always with venom in mouth to speak against Muslim. He always used communal hatred politics to oblige Hindu by using words like Gai, Gobar, Hindu, Muslim, love jihad, UPSC jihad, etc. मोहम्मद आलम जी, आपकी बात सच होते हुए भी अधूरा सच है। विनेश फोगाट क्या मुसलमान है? बताइए। जो जेल में डाले गए अर्बन नक्सल बोल करके, वो सब के सब मुसलमान तो नहीं है। और बहुत सारे लोग जो एनकाउंटर में मारे जाते हैं, कई बार गैर मुस्लिम
हैं मारे जाते हैं, फिगर तो मुझे उत्तर प्रदेश का जैसे याद है, सबसे ज्यादा मुसलमान मरे हैं इनकाउंटर में, ये फैक्ट है। लेकिन बाकी लोग कम नहीं है, मुसलमान करीब 36 से 40% कुछ फिगर है जो एनकाउंटर में मारे गए हैं, लेकिन बाकी तो गैर मुसलमान हैं। तो ये बात जरूर है कि वो जो कुछ भी काम करते हैं वो हिंदू वोटों को अपने पास लाने के लिए काम करते हैं, बोलते हैं, चाहे श्मशान कब्रिस्तान बोले, चाहे मॉब लिंचिंग के मामले हो, चाहे आपको मामलों पे एक्शन का सवाल हो, या फिर बुलडोजर का सवाल हो, वो प्रतीकात्मक रूप से ये बताते हैं कि देखो हम मुसलमानों को हमने इन्वर्टेड कॉमा में सीधा कर रखा है, हमने मुसलमानों को कंट्रोल कर रखा है, ये फील कराते हैं। लेकिन इस सरकार का व्यवहार हर उस व्यक्ति के साथ, हर उस संस्था के साथ, हर उस पार्टी के साथ वैसा ही है जो उसके विरोधी हैं। भाई कांग्रेस पार्टी क्या मुसलमानों की पार्टी है? कांग्रेस पार्टी में तो उनको 13 करोड़ लोगों ने वोट किया, तो 13 करोड़ लोगों ने वोट किया, 13 करोड़ क्या सब मुसलमान थे? ऐसा नहीं है। फिर भी कांग्रेस पार्टी को वो दिखाते हैं कि मुस्लिम परस्त पार्टी है, तुष्टीकरण वाली पार्टी है, वो दिखाते और बताते हैं कि कांग्रेस आ गई तो हिंदू खतरे में पड़ जाएंगे। इस तरीके से वो कांग्रेस को भी अपना दुश्मन बना करके पेश करती है। केवल पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं जिनके समर्थक ज्यादा मुसलमान हैं, हिंदू भी हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। इसने ये कभी जिन्ना के समांतर हिंदू पार्टी के रूप में चिन्हित होती थी, पहचानी जाती थी। लेकिन आज के दौर में उस पार्टी को जिसने सभी धर्मों को साथ में लेकर के चला, जिसने सभी जातियों को साथ में लेकर के जो पार्टी चली, उसके खिलाफ यह विमर्श खड़ा करने में और ये बात कई लोगों को समझाने में और ऐसा वर्ग पैदा करने में सफल रहे जो ये मानने लगी कि कांग्रेस जो है देश विरोधी पार्टी है, कांग्रेस जो है तुष्टीकरण पार्टी है। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं, आपकी बातों से मैं थोड़ा सा मुझे अवसर मिला कि मैं बाकी पहलू को भी आपके सामने रख सकूं कि ये सिर्फ मुसलमान के विरोधी नहीं है, ये किसानों के विरोधी है। कि ये किसान क्या मुसलमान थे क्या? बताइए ना, ये किसान जो आंदोलन कर रहे थे, 700 लोग मारे गए, ये क्या मुसलमान थे? 700 किस हिंदू मारे गए, सिख मारे गए, ये लोग मुसलमान तो नहीं थे। ये लोग इनके राजनीतिक दुश्मन हो सकते थे, उन्होंने माना कि ये हमारे राजनीतिक दुश्मन है। तो आगे मैं बढ़ता हूं, थोड़ी प्रतिक्रिया लेके। हितेश जी लिख रहे हैं कि 10 साल में पीओके के पास नहीं जा सके, वो लाने की बात करते हैं, ये सिर्फ नफरत पैदा करने वाली बातें हैं। बिल्कुल सही बात है। विधि लिख रही हैं बीजेपी अब जनता में विश्वास कायम नहीं कर सकती है, बीजेपी ने वह समय गंवा दिया है। बिल्कुल सही बात। जात पात धर्म संप्रदाय, डिवाइड एंड रूल। सौरभ कुमार जी लिख रहे हैं भारत में गवर्नर क्यों है? बड़ा सवाल है, इस पर कई का मत है कि होना चाहिए, कई का मत है नहीं होना चाहिए। गवर्नर रूल इस देश में नया पैदा नहीं हुआ है, एक से एक विद्वान लोग गवर्नर रहे, और ऐसी परिस्थिति अक्सर आती है जब स्टेट में पॉलिटिकल अस्थिरता जब होती है तो गवर्नर की भूमिका बनती है। अचानक से बिल्कुल गैर जरूरी भूमिका नहीं है। मैं तो गवर्नर रूल के पक्ष में, लेकिन अब गवर्नर के होने के पक्ष में, लेकिन अब गवर्नर को किसी पार्टी के एजेंट के तौर पर देखा जाने लगा है, विकृति आई है। तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति अगर संविधान की ही व्याख्या नहीं करेंगे तो वो पद थोड़े खराब हो गया। अगर मान लीजिए, मैं हिपोथेटिकल बोलता हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर संविधान की ही अनदेखी करने लगेंगे तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पद की जरूरत नहीं रह जाएगी? मैं एक हिपोथेटिकल बात कर रहा हूं। गवर्नर की भी जरूरत है, लेकिन गवर्नर ने अपनी उपयोगिता, अपनी प्रतिष्ठा उसको मिट्टी में मिला दिया है। ऐसे बहुत सारे गवर्नर्स पीछे 10 सालों में आए।
वीएम जी लिखते हैं, विधि जी लिखते हैं, एचएम ने यह बात कही थी, लेकिन पीओके को भारत में मिलाने बिल्कुल आसान नहीं है। आसान क्या, बहुत बड़ा फैसला है, पूरी दुनिया को आपको समझाना पड़ेगा, विश्वास में लेना पड़ेगा। ये कोई अपने संविधान में संशोधन का की थोड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में चले गए और बात खत्म हो गई। यहाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात होगी और इसको तभी सुलझाया जा सकता जब हमारा बड़ा समर्थक वर्ग दुनिया में होगा। आज तो हालात ये है, नेपाल तक गुर्राता है, बांग्लादेश में भारत विरोधी सरकार बन गई, श्रीलंका में भारत विरोधी सरकार बन गई, म्यांमार में भारत विरोधी सरकार बन गई, अरे चाइना है ही, पाकिस्तान है ही। आपको हालत यह है कि समर्थन कहाँ है? केवल डंका पीटने से तो नहीं समर्थन मिलता है ना, किसी मुद्दे पर समर्थन लेके दिखाना पड़ता है। आगे बढ़े। श्री किरण जी लिख रहे हैं, हमेशा सत्य का मार्ग चुनो, उस मार्ग में भी टोल लगा दूंगा। गडकरी गोडवाले जी, वाह। जुमलेबाज लिख रहे हैं, अगर सर प्रेम सर, अगर विनेश फोगाट भी बीजेपी में चली गई तो फिर क्या होगा? क्या होगा? बहुत सारे लोग चले जाते हैं, वो भी चली जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? कोई अनर्थ थोड़े हो जाएगा। सर किरण जी कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी का इंटरव्यू करना होगा सर। हाँ, ये बात आपने सही याद दिला दी। शंकराचार्य जी तो अब भी कह रहे हैं भाई फंसे हुए हैं ईटानगर में। आज सुबह मैंने ट्वीट भी किया, शंकराचार्य जी को अरुणाचल प्रदेश में जाने से रोक दिया गया और वहीं हवाई अड्डे पर रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां के स्टूडेंट्स यूनियन ने कहा कि शंकराचार्य जी को नहीं आने देना है, ये इससे हमारा ताना बाना बिगड़ जाएगा, ये अरुणाचल विरोधी है। अब शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं? मैं क्यों नहीं अरुणाचल प्रदेश आ सकता? मेरी क्या गलती? मैंने तो कुछ बोला भी नहीं है कि कोई कहे कि मैंने कुछ खराब बोल दिया, माहौल खराब हो गया। अभी तो मैंने जुबान भी नहीं खोली, हम आ ही रहे हैं, पहुंच ही रहे हैं, और जिनको हमसे दिक्कत है हम उनसे बात करने के लिए तैयार। ये सारी चीजें उन्होंने वीडियो बना के वायरल। लेकिन शंकराचार्य जी जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है क्योंकि ये इसके देश में गाय कटती हैं, उनका अपना एक रूप है, हम भी उनकी बात से सहमत नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है ये कहने का मादा इन्हीं शंकराचार्य में है, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद जी में। तो शायद इस कारण से उनको एयरपोर्ट में रोका गया। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में क्यों रोका गया, ये बड़ा सवाल है। क्या चाइना नहीं चाहता है इसीलिए भारत उसको रोक रहा है? आप समझ लीजिए, केंद्र में अगर कांग्रेस की सरकार होती और शंकराचार्य को अरुणाचल में जाने नहीं दिया जाता तो पूरा देश, बीजेपी जो है पूरे देश में बवाल खड़ा कर देती कि हमारे शंकराचार्य को अरुणाचल प्रदेश में जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्या चाइना देश चला रहा है? लेकिन आज पूरी मीडिया खामोश है, पूरा समाज खामोश है, शंकराचार्य अकेले हैं, ऑपोजिशन भी खामोश है। यह सवाल तो बढ़ करके उठाने वाला सवाल था कि शंकराचार्य अरुणाचल प्रदेश क्यों नहीं जाएंगे? भाई, शंकराचार्य से आप या हम असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनका अरुणाचल प्रदेश में जाने से क्या हम असहमत होंगे? लेकिन है, स्थिति है। तो आपने सही ध्यान दिलाया, धन्यवाद श्री किरण जी। विधि जी लिख रहे हैं, गडकरी को ये भी कर देना चाहिए, यही कमी रह गई है अब देश में। तो वो कर चुके हैं, टोल लिया जा रहा है कस के। जुमलेबाज लिख रहे हैं, प्रेम सर राहुल गांधी बेस्ट है पर कांग्रेस में दूसरा कौन है बता दो, प्रियंका भी नहीं है। प्रेम सागर, ईमानदारी से आप जवाब दे। जुमलेबाज जी, आपने तो अपना नाम ही जुमलेबाज जी रख दिया, मैं कैसे विश्वास दिलाऊं? अरे कम से कम सत्यवादी भी लिखते तो मुझे यकीन होता कि झूठ भी मैं जुमला भी परोसूंगा तो आप यकीन कर लेंगे। लेकिन मैं हंसी में ही कह रहा हूं। पर दूसरा नेता कौन होता है कांग्रेस पार्टी में? क्या दूसरे नेता नहीं है? जनाधार वाले नेता जो राहुल गांधी जैसे हो, दूसरा राहुल गांधी थोड़ा पैदा होगा, नहीं हो सकता। राहुल गांधी अपने आप को राजनीति में उस मुकाम तक पहुंचा चुके हैं कि आप दूर दूर तक दूसरा राहुल गांधी नहीं दिखेगा। दूसरी श्रेणी वो तैयार कर रहे हैं।
ये पूरे जम्मू कश्मीर में युवाओं को उन्होंने टिकट दिया है, नौजवान लड़ रहे हैं। तेलंगाना में उन्होंने नौजवान नेतृत्व खड़ा किया है। हर जगह नेतृत्व बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पार्टी में भी उनको लड़ना पड़ता है, कभी कमलनाथ से लड़ना पड़ता है, कभी गहलोत को बर्दाश्त करना पड़ता है, कभी हुड्डा जी को बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन करना पड़ता है। सबको, सबका वक्त आता है चीजों को होने का। इसीलिए ये सवाल बेमानी है। मोदी शाह के बाद वहां कौन है भाई, देखना पड़ेगा। जेपी नड्डा भी आ जाते हैं, वो भी बीजेपी के अध्यक्ष बन जाते हैं, तो लेकिन मोदी शाह का, अमित शाह का विकल्प तो नहीं हो सकते जेपी नड्डा। अब जेपी नड्डा का विकल्प कौन है, इस पर बात चल रही है। आगे बढ़ते हैं। विधि जी लिख रहे हैं कि सर, सर्वे में यदि पीएम राहुल से आगे निकलेंगे तो सर्वे सार्वजनिक किया जाएगा, अन्यथा नहीं। बिल्कुल सही बात। अगर प्रधानमंत्री सर्वे में आगे रहते तो अभी रोज चला होता, हर महीने सर्वे होता। आपके पास खबरें आती रहती राहुल क्या करेंगे, इनका तो पब्लिक में सपोर्ट ही नहीं है। लेकिन अभी पलट गई है स्थिति, राहुल गांधी हर सर्वे में आगे हैं, सर्वे रिपोर्ट दबाई जा रही है। नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोकप्रियता राहुल गांधी की है, सर्वे रिपोर्ट दबाए जा रहे हैं। आगे मोहम्मद आलम लिखते हैं, सर, पीपल नो दैट योगी एंड मोदी आर एब्सोल्यूट लायर्स. Yogi's remark on POK is as lie as 15 lakh and red eyes to China. China not captured any part. Now people started reacting against their lies. ये बात सही। कब तक झूठ बोलोगे भाई? झूठ सुन सुन करके लोग पक गए। चाइना को आंखें लाल दिखा देंगे, चाइना के ऐप पर बैन लगा दिया इन्होंने, कहा चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करने का, और उस समय मीडिया कह रही थी चाइनीज वस्तुओं का हो रहा है बहिष्कार, तो विपक्ष क्यों कुछ जुमला बना करके विपक्ष क्यों है परेशान, वो कह रहा था। और कोई प्रतिबंध वगैरह नहीं लगाया गया, केवल झूठा राष्ट्रवाद पैदा किया गया। तो ये चीजें हुई हैं। आप 15 लाख का जुमला देखा है, देश ने सुना है। सर्वे कराने से ईवीएम में खेल नहीं हो सकता है। ईवीएम का जो खेल है ना, जिसको पूरा खेल बोलते हैं, उसका खेल पूरी चुनाव प्रक्रिया को प्रदूषित करने का खेल है ये, जिसमें अपने लोग को चुनाव आयुक्त बनाना, मुख्य चुनाव आयुक्त बनाना, इसके लिए संविधान में संशोधन करना, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानना। जब अपने आदमी बैठ गए चुनाव आयोग की कुर्सी पर, तो फिर बाकी चीजें आसान हो जाती हैं चीजें करना। वोटर लिस्ट बनवाइए, बहुत से लोगों का नाम हटा दीजिए, जहां हारने की संभावना हो वहां डीएम की मदद से वोट का प्रतिशत गिरा दीजिए, जहां पर वहां भी नहीं सक रहे फिर भी लग रहे हैं हार रहे हैं, तो कितनी ईवीएम को बदल दिया जाए, कितने ईवीएम को में हेराफेरी कर दी जाए, वोट प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, वोट घटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, ये सारे हथकंडे होते हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, जब जनता यूनाइट होती है, जब जनता खड़ी होती है, तो ईवीएम की ताकत कमजोर हो जाती है और ईवीएम से लड़ना पड़ेगा। राहुल गांधी कह चुके हैं कि हमारी सरकार अगर आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, तो हम ईवीएम से चुनाव नहीं कराएंगे। ये एक कमिटमेंट उनका है। अब ईवीएम को खारिज करने की बात चुनाव आयुक्त को कॉल लेना चाहिए। वो बार बार सरकार की भाषा बोलते हैं, इसको जारी रखे हुए। आगे लिखते हैं, प्रेम सर, कांग्रेस में राहुल के अलावा कौन है, उसका जवाब दो अगर हिम्मत है तो। अरे हिम्मत तो हमने दिखला दी, उतनी हिम्मत नहीं है, आपकी ज्यादा है। शिव किरण जी लिख रहे हैं, व्यक्ति का सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो उसकी उपस्थिति में कहे जाते हैं, बल्कि उन शब्दों में है जो उसकी अनुपस्थिति में कहे जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बात और है श्री किरण जी, जब आप देखते हैं, एक सामान्य भाषा आपके लिए नहीं है, जब आप देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति उसको हम अप्रिय बोल भी दे तो वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तब हम कहते हैं हम तो मुंह पर बोलने वाले आदमी हैं, आपके मुंह पर कह रहे हैं, लीजिए आपके मुंह पर हमने कहा। हम आपके मुंह पर इसलिए कहते हैं कि जो आप हैं हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, और जहां आप हमारा कुछ बिगाड़ने वाले होते हैं
तब हम पीठ पीछे कहने लगते हैं। ये हुआ उसका दूसरा पार्ट जो आप कह रहे हैं, आपकी बात से पूरी सहमति रखते हुए मैंने उसका दूसरा पहलू बताया। प्रियंका गांधी भी राहुल की लंका लग रही है। पता नहीं आप क्या कहने जा रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी आज 26 तारीख है, 27 तारीख को जम्मू कश्मीर में 2 सभाएं करने जा रही हैं। 28 तारीख को राहुल गांधी फिर से जम्मू कश्मीर में जा रही हैं, और फिर ये अल्टरनेटली या उसका आगे का प्रोग्राम नहीं मालूम है, राहुल गांधी रोड शो, प्रियंका गांधी भी रोड शो करेंगे, सभाएं भी करेंगे हरियाणा में। ये सारी चीजें कार्यक्रम बने हुए हैं। हितेश जी कह रहे हैं सर्वे कुछ दिखाएगा और ईवीएम कुछ निकालेगा, ये भी सही बात। राहुल बेचारा बीजेपी से ज्यादा अपनों से परेशान है। इसमें अपनों से परेशान तो होते ही, बीजेपी नरेंद्र मोदी आज अपनों से परेशान नहीं है। आरएसएस कह रहा है कि संजय जोशी को हम अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। आरएसएस से परेशान है ना नरेंद्र मोदी। आरएसएस कहता है जातिगत जनगणना होना चाहिए। नरेंद्र मोदी मान क्यों नहीं रहे, अपनों से परेशान है ना। नितिन गडकरी कह रहे हैं कि चौथी बार बीजेपी नहीं आएगी सरकार में, भले रामदास अठावले चौथी बार मंत्री बन जाए, अपनों से परेशान है ना। शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, तमाम लोग हैं जिनसे नरेंद्र मोदी परेशान है। तो अपनों से सबके पास में परेशान होने की वजह आती है, केवल राहुल गांधी अकेले थोड़े हैं कि अपनों से परेशान। सौरभ कुमार संविधान लिख करके अपनी बात कह रहे हैं। आगे श्री किरण जी लिख रहे हैं आरएसएस की कृपा से योगी सीएम भड़काऊ भाषण में माहिर हैं और वो भी बहुत झूठ बोलते हैं। अब मैं वो बाइट दिखाता हूं, बहुत देर हो गई, हमने आपको वो बाइट नहीं दिखाई, आपको दिखाता हूं, सुनिए। बेटे की देखिए करोड़ों रुपए ऐसे ही कोई अमेरिका से आके डांस कर रहा है, कोई बॉलीवुड से आके नाच गाना चल रहा है, हिंदुस्तान देख रहा है, देखता जा रहा है। अयोध्या में वो हारे क्यों? अयोध्या में मंदिर खोला, वहां अदानी दिखे, अंबानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, बॉलीवुड पूरा दिख गया, मगर गरीब किसान एक नहीं दिखा आपको वहां पे। हिंदू सच है, इसीलिए तो अवधेश ने इनको पटका है। अयोध्या में अवधेश प्रसाद जी की जो जीत हुई और बीजेपी की जो हार हुई, उसका राहुल गांधी ने जो आज विश्लेषण दिया, वो विश्लेषण बहुत स्पष्ट है कि आप अयोध्या में राम जन्मभूमि का सार्वजनिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाते हैं। अब क्यों नहीं बुलाते हैं ये वही जाने, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आदिवासी हैं, छुआछूत हो जाएगा, इसलिए नहीं बुलाते हैं, या किस वजह से नहीं बुलाते हैं, महिला हैं इसलिए नहीं बुलाते हैं। लेकिन महिला तो वहां आनंदीबेन जी थी, तो इसी तरीके से मुझे कोई कारण दिखता नहीं क्यों नहीं राष्ट्रपति गए। बुलाते किसको है उस पर भी आइए। सारे उद्योगपति, सारे फिल्म स्टार, नाचने गाने वाले लोग, मैं गलत अर्थ में नहीं बोल रहा, कलाकार लोग, ये सारे लोग मौजूद रहे, पैसे वाले लोग मौजूद रहे, इन्वेस्टर्स मौजूद रहे जो राम जन्मभूमि परिसर से आसपास की जमीन खरीद रहे हैं, अपना बिजनेस कारोबार देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, उन सबको बुलाया गया। गरीब लोगों को नहीं बुलाया गया, किसान लोगों को नहीं बुलाया गया। इसीलिए अयोध्या में हार हुई बीजेपी की। आम जनता ने देखा कि ये तो पूजा का भी, राम मंदिर के आयोजन उत्सव का भी इन लोगों ने अपहरण कर लिया है, अमीरों का उत्सव बना के रख दिया है। ये बात राहुल गांधी कह रहे थे और इसीलिए मैं ये बात सुनाना चाहता था कि ये थोड़े लीक से हट के भी है, लेकिन एक मुद्दे को समझाने की भी बात है कि अगर आप जनता का निरादर करोगे तो जनता अयोध्या जैसा बदला पूरे देश में लेगी। योगी आदित्यनाथ अब मिरिंडा पिट गई है। वेदे लिख रही है कि पिछले 12-13 सालों में नरेंद्र मोदी को जबरदस्ती मीडिया द्वारा, आईटी सेल द्वारा पॉपुलर साबित किया गया। वास्तविक पॉपुलैरिटी होती तो वह कभी दिखाई नहीं जा सकती थी, मिटाई नहीं जा सकती थी।
बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं। सबको अपने अधीन उन्होंने कर रखा था। हमें पता ही नहीं चला कि कौन सर्वे सच्चा, कौन सर्वे झूठा। हम ये मानकर चलते थे कि जो पेशेवर पत्रकार हैं, जो पेशेवर सर्वेयर्स हैं, वो झूठ नहीं बोलते, कर्तव्य के साथ ईमानदारी करते हैं, बरतते हैं। लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं। मीडिया अभी भी जिंदा है, मरा ही नहीं है। आप सही कह रहे हैं, कोई भी चीज खत्म या मृत प्राय नहीं हो जाती, उसको तो बस गुलाम बनाया जाता है, शिक्षों में कसा जाता है। तो मीडिया के गर्दन पे वो कुत्ते वाली फांस है, तो इसीलिए मीडिया किस पर भौंकना है, कब भौंकना है, वो मालिक का इशारा समझ लेती है। मरा नहीं है मीडिया, ये आप समझ लीजिए। कुछ प्रतिक्रियाओं को दिखाते हुए विधि जी लिख रही, नमस्कार वगैरह चल रहा है, चलिए। और श्री किरण जी लिख रहे हैं कि जिस देश में बलात्कारी को भी वकील मिलता हो, उस देश में बलात्कार कभी खत्म नहीं हो सकता। इस बात से आप कितने सहमत हैं? मैं सहमत नहीं हूं श्री किरण जी, क्योंकि वकील सबको मिलना चाहिए। अन्यथा वकील नहीं मिलने के कारण कोई बलात्कारी घोषित हो जाए, ऐसा एक भी केस हो, तो ये फिर अन्याय है। वकील मिले, अच्छा मिले, लेकिन जो हमारी जांच करने की एजेंसी है वो अगर मजबूत होगी तो कोई वकील थोड़ी बचा लेगा। गलती कहीं और है और हम कारण कहीं और नहीं ढूंढ सकते। बलात्कार होने के कारण, बलात्कार की घटनाएं होने के कारण दो हैं। एक तो क्रिमिनल प्रवृत्ति और दूसरा उस क्रिमिनल प्रवृत्ति को रोक पाने के लिए हमने नियम कानून बनाए हैं, उन कानूनों का कमजोर होना और उनको सजा के तौर पर वो उदाहरण नहीं बन पाता है कि अगर बलात्कार जैसी घटना करोगे तो ये अंजाम भुगतने पड़ेंगे। ये उदाहरण चूंकि नहीं बन पाता है तो ये घटनाएं बढ़ रही हैं। प्रेम सर, आप गलत कह रहे हो, योगी आदित्यनाथ हैं। अच्छा, तो मैंने इससे अलग कहाँ कहा? आप जो कह रहे हैं मैं मान लेता हूँ, योगी आदित्यनाथ हैं। विधि जी चालबाज नहीं धोखेबाज है, दोनों में अंतर है। जुमलेबाज लिख रहे हैं, किरण भाई आपके कहने का मतलब है मुकदमा भी न चले, सरकार द्वारा जारी बयान गलत होते हैं, तथ्यों पर आधारित नहीं होता है। सौरभ कुमार जी लिख रहे हैं, हितेश जी को आदाब कह रहे हैं। मोहम्मद आलम जी लिख रहे हैं, योगी एंड मोदी विल श्योरली पे द प्राइस ऑफ देयर हैट्रेड मोंगर पॉलिटिक्स। पीपल नाउ रियलाइज the facts and now are waiting to throw them out of thrones. People started getting connected with Rahul Gandhi. जनता सिंहासन से उतारना चाहती है ऐसे लोगों को, योगी मोदी को, उनको नफरत की कीमत चुकानी पड़ेगी, ऐसा कह रहे हैं मोहम्मद आलम जी। विधि जी लिख रहे हैं, किरण जी जुर्म साबित होने तक वकील तो मिलना चाहिए पक्षकार को अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट में। विधि जी बिल्कुल सही कह रही हैं। और जुमलेबाज लिख रहे, प्रेम सर वह तो हम शुरू से करते आए हैं, आप भी रोक नहीं पाए हैं। मेरी किसी बात पर टिप्पणी है, मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। मुकेश पंचाल जी कहते हैं, प्रेम जी का प्रणाम, इंडिया चैनल गुड न्यूज को नमस्कार, कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। हितेश जी लिख रहे, राजनीति में चालबाजी तो होती ही है, लेकिन ये लोग देश को धोखा दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात। प्रेम सर आप छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी यही कह रहे थे, सोच लो क्या खाओगे 8 दिन के बाद। आप हमसे तो बड़े आसानी से सवाल कर लेते हैं, हम तो कोई सर्वे एजेंसी है नहीं। लेकिन जो लोग सर्वे एजेंसी थे, जो लोग एग्जिट पोल लेकर आ गए थे, अब नरेंद्र मोदी की सरकार को 400 पार हो रहा है। और चैनल के संपादक हमसे कह रहे थे कि प्रेम कुमार जी आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, यहाँ सारे सर्वे के रिपोर्ट बीजेपी को 400 पार, 450, 350 पार इस तरह से दे रहे हैं, और आप कहते हैं कि बीजेपी को बहुमत भी नहीं आएगा और इंडिया गठबंधन को बहुमत आ जाएगा। आप ऐसा कह रहे हैं, आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। आप बताइए ना, आप उनसे क्यों नहीं पूछ पाते जो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट लेकर के दिन रात यही काम कर रहे हैं और फिर भी एक साथ सबके सब गलत हो जा रहे हैं। हमारा तो आकलन है, गलत हो सकता है, लेकिन हमने जो सिम्टम्स बताए राजस्थान के चुनाव में, वो सिम्टम्स सही थे। कांग्रेस हार करके भी बहुत सम्मानजनक स्तर पर पहुंची, और अगर वो दोनों नेता थोड़ा मिलकर लड़े होते तो जो हम कह रहे थे वो सही होता। मध्य प्रदेश में एक अलग किस्म की पॉलिटिक्स हुई
और मध्य प्रदेश में हमने ये कभी नहीं कहा, हमने हमेशा मध्य प्रदेश सबसे मजबूत किला है बीजेपी का, वहां कांग्रेस आए ना आए वहां पर हमने दावे नहीं किए। छत्तीसगढ़ में हमने दावे किए, लेकिन छत्तीसगढ़ में सारे के दावे, सबके दावे फेल हुए, सारी एजेंसियों के दावे फेल हुए। तो ये कह करके आप हमसे हमारी जुबान बंद करना चाहते हैं कि हम आगे से किसी इलेक्शन के बारे में अपना आकलन ना रखें, तो ये हो सकता है, और हमें मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, मेरी स्वतंत्रता है। श्री किरण जी कह रहे हैं मठ में योगी और सार्वजनिक में सीएम है, तो जनता के हित में काम कर रहे हैं, ये सब शंकराचार्य ने सही कहा था उस इंटरव्यू में। सर आप भी थे, आप बिल्कुल बिल्कुल सही आप याद दिला रहे हैं। आगे जुमलेबाज लिख रहे हैं, प्रेम सर कमेंट में यह बात कहो, आप कमेंट किए मैं स्क्रीन शॉट खींच लूंगा। दे दीजिए ना स्क्रीनशॉट, मैं दिखा भी दूंगा, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है, मैं कोई बात छिपा थोड़े रहा हूं, मेरे सारे ट्वीट्स में भी पड़े होंगे बातें। और चंद्र भूषण कश्यप जी लिख रहे हैं, प्रेम सर प्रणाम इंडिया नाम के अनुरूप अपनी पहचान देने में सफल हैं, आपका विषय और उस पर बातचीत विचार बहुत प्रभावी छाप छोड़ता है दर्शकों के ऊपर, साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जुमलेबाज जी एक जी, अच्छा प्रेम सर बोलो, कमेंट में बोलो, मैं स्क्रीनशॉट खींच लूंगा। एक ही बात को आप रिपीट कर रहे हैं, प्लीज इरिटेट हो जाएंगे हम ऐसे में। प्रेम कुमार जी, किसी आतंकवादी को दिखा देना लेकिन झूठ और जुमलों को न दिखाना न सुनाना। वाह, गजब कमेंट है आपका। झूठ और जुमले आतंकवादी से भी खतरनाक है, इसका मतलब ये हुआ। जुमलेबाज लिख रहे हैं, राहुल गांधी सही कह रहे हैं, बीजेपी स्वीप करने वाली है हरियाणा में। चलिए ठीक है, ज्यादा दिन बचा नहीं है, आपका भी मत है, आप अपने मत के साथ बने रहिए। श्री किरण जी कह रहे हैं, सर हो सके तो जिस राज्य में चुनाव हो उधर आपको जाना चाहिए एक पत्रकार के तौर पर, और माहौल क्या है जमीन पर दर्शक को दिखा सकते हैं अगर हो सके। देखिए जाना तो मेरा होता रहता है, लेकिन दर्शकों के साथ दिखाना नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके लिए टीम लेके चलनी पड़ती है, और फिर मेरा रेगुलर जो बातचीत का सिलसिला है वो भी उससे टूटता है। तो ये काम बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, वो आपके साथ कर रहे हैं। किरण भाई, खर्चा बहुत हो सकता है, अदानी से बात बन सकती है। अच्छा आगे देखिए, चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, सौरभ कुमार जी लिख रहे हैं, प्रतिक्रियाएं बहुत ज्यादा है लेकिन टाइम जो है थोड़ा एक्सीड कर गया है, तो मैं सबसे माफी मांगता हूं, और आप सबकी प्रतिक्रियाएं देने के लिए, बातचीत से जुड़े रहने के लिए, बातचीत को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार है। और हम आप सबको एक आग्रह औपचारिक तौर पर करते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए, और इसी तरह से जुड़े रहिए। हमें दीजिए इजाजत, शुभ रात्रि, धन्यवाद।